Hello बच्चों, I welcome you all on behalf of team competition. Today is the day when we commence the classes of batch Prabal. Prabal batch, as you know, that is a batch specifically made for JEE Main 2021. वो भी अगर more specifically कहूँ तो second attempt, जो अप्रैल वाला second attempt है उसको ध्यान में रखकर स्पेसिफिकली फुल कोर्स, नॉट ए क्रैश कोर्स, फुल कोर्स स्टार्ट किया गया है आज से। एंड हमने इस बैच को लगभग 10 दिन पहले अनाउंस किया था। वी हैड ए ग्रेट रेस्पॉन्स, बट बहुत सारे बच्चों की एक हल्की सी डाउट थी कि सर कौन टीचर्स पढ़ाएंगे, किस तरह का करिकुलम रहेगा, किस तरह के वीडियोस होंगे। तो उस प्रॉब्लम को या फिर उन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम 2 दिन के वीडियोस आपके लिए फ्री रखें, जिससे आप बेटर तरीके से जज कर सकें और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकें कि ये कोर्स आपके लिए कितना यूज़फुल है या नहीं है। तो मैं अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ। प्रबल बैच जो आज 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसकी क्लासेस ऑफ कोर्स आज से 8 AM से स्टार्ट हो रही हैं। ये क्लासेस हमारी वेबसाइट और ऐप के साथ साथ यूट्यूब पर आज बिल्कुल फ्री रहेंगी और एग्जैक्टली उसी टाइम पर फ्री रहेंगी जिस टाइम पर ये बैच चल रहा होगा। द क्लासेस विल रन फ्रॉम 8 AM to 1 PM टुडे 4 दिसंबर। 8 से 9:30 there will be class of physics by Avinash sir. 9:35 to 11:50 it will be class of chemistry by Jagveer sir. Jagveer sir and Avinash sir are both graduates from MNIT Jaipur. 11:20 से 1 PM तक there will be class of maths, first class of maths by Rajat sir. He is graduate from NIT Rourkela. And कल को 5 दिसंबर को भी ये क्लासेस फ्री रहेंगी, लेकिन YouTube पर नहीं रहेंगी। YouTube पर सिर्फ और सिर्फ पहली क्लास ही फ्री रहेगी। 5 तारीख को जो क्लास है, जो मतलब नेक्स्ट क्लास है इस बैच की, प्रबल बैच की, वो भी फ्री रहेगी, लेकिन YouTube पर नहीं, हमारी ऐप पर और वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट आप www.competition.com से देख सकते हो। आप अगर हमारी ऐप से पढ़ना चाहते हो तो हमारी ऐप जो है वो कंपटीशन नाम से है, प्ले स्टोर में मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हो कंपटीशन नेम से। कंपटीशन का नाम हम थोड़ा सा हमारे हिसाब से अलग रखते हैं, ठीक है। सो कल को भी ये क्लासेस 8 AM to 1 PM अगेन ऐप पर आप बड़े आराम से देख सकते हो। कल को भी क्लासेस आपकी फ्री रहेंगी। क्लासेस को फ्री रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है, जैसे मैंने आपको बताया भी कि बहुत सारे बच्चों के मन में इस तरह की थोड़ी बहुत डाउट्स थी कि किस तरह से पढ़ाया जाएगा, किस तरह से कोर्स को कंटिन्यू किया जाएगा, क्या क्या करिकुलम होगा, कौन सी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। तो इन सारे के सारी बातों का जवाब देने के लिए हमने सबसे बेटर तरीका ये निकाला कि क्यों ना 2 क्लासेस फ्री रखी जाएं। इससे आप बेटर तरीके से जज भी कर सकते हैं, आपको आइडिया लग सकता है कि ये क्लासेस आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेंगी। तो पहली क्लास जो आज है 4 दिसंबर को, वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। 8 AM to 1 PM तक क्लासेस स्ट्रीम होंगी, देख तो आप कर भी सकते हैं। कल को 5 दिसंबर की जो क्लास होगी वो हमारी ऐप पर और वेबसाइट पर दोनों पर रहेगी। आप दोनों को देख सकते हैं अगेन 8 AM to 1 PM। एंड हमारी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस ये है। बैच जो होगा वो रफली 20 मार्च तक चलेगा। अगर JEE मेन अपने सही टाइम पर होता है तो। अगर JEE मेन आगे खिसकता है तो हम भी हमारे कोर्स को हल्का फुल्का आगे खिसका सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। मैं एक बात बहुत क्लियरली कर दूं कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हमारे जो तीनों टीचर्स हैं, वो तीनों के तीनों टीचर्स स्पेसिफिकली JEE मेन के एक्सपर्ट्स हैं और वो सिर्फ और सिर्फ JEE मेन के हिसाब से पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती। ऑब्वियसली यू नो दैट। तो उतने कम समय के अंदर स्पेसिफिकली JEE मेन की जो पढ़ाई होगी और JEE मेन का जो करिकुलम होगा, JEE मेन का जो कोर्स होगा और JEE मेन के लेवल के जो सवाल होंगे, सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखकर सारा का सारा कोर्स बनाया गया है, सारा का सारा प्लान बनाया गया है। तो ये प्लान सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इन 3 महीने के अंदर, इन 3.5 महीने के अंदर अपने आप को JEE मेन सेकंड, JEE मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अपने आप को बढ़िया तरीके से तैयार करना चाहते हो। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट 2 क्लासेस आर फ्री। फर्स्ट क्लास टुडे ऑनवर्ड्स इट विल बी फ्री ऑन यूट्यूब। नेक्स्ट क्लास जो 5 दिसंबर की क्लास है वो हमारे ऐप पर और वेबसाइट पर फ्री रहेगी। आप उसको बड़े आराम से देख सकते हो। 2 क्लास के बाद ऑफ कोर्स आप बड़े आराम से इस बात का मन बना सकते हो, जज कर सकते हो कि डू यू वांट टू गो थ्रू इट और नॉट, ठीक है।
एंड फिर भी इसके बाद आपको कोई डाउट हो तो आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7410900901। हमारे लिए कोई सजेशंस हो या फिर और कोई इंक्वायरीज हो आपके मन में तो आप मेल भी कर सकते हो support@competition.com पे। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा, बहुत कम समय आपके पास बचा है, मन लगाकर पढ़ें, खूब पढ़ें, मस्ती से पढ़ें और मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, एक ओमकार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कुशल होंगे। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश सिंह। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम NIT जयपुर। आफ्टर दैट आई ज्वाइंड रेजोनेंस एज अ फिजिक्स लेक्चरर एंड फॉर लास्ट 3 years आई वॉज वर्किंग देयर एज अ फिजिक्स लेक्चरर। आफ्टर दैट आई ज्वाइंड हियर एट योर कॉम्पिटिशन, हमारे अपने कॉम्पिटिशन में। उसके बाद बच्चे, तब से लेकर अभी तक मैं यहाँ पर एज अ फिजिक्स लेक्चरर पढ़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं बच्चे, हमारा ये जो नया बैच है प्रबल बैच, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। आपने जैसा कि YouTube पर तो देखा ही होगा, बट ये आपका पहला बैच है जहाँ हम बात करेंगे अपने पहले टॉपिक की, जो कि हमारा रेक्टिलिनियर मोशन है। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी कि जैसे ये प्रबल बैच नाम आपको पता है, ये बेसिकली टारगेट हम वो बच्चे हैं जो जैसे कि जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन तो की बट जनवरी अटेम्प्ट में उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। ठीक है, जब उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो वो अप्रैल जो कि क्योंकि हमारा सिलेबस ही करीब मार्च में कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद जो अप्रैल अटेम्प्ट होगा जेईई मेन का, या फिर एक्सटेंड भी हो सकता है कुछ, उसके लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं बहुत शिद्दत से, उनके लिए हमने ये बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस बैच में बच्चे हम अपना मार्च में सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 90 लेक्चर होंगे टोटल, और सारे के सारे जो भी हैं, जो भी टॉपिक्स हैं जेईई मेन से रिलेटेड, हम उन टॉपिक की बात नहीं करेंगे जो कि केवल और केवल एडवांस में पूछे जाते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बच्चे जो कि आपके एडवांस में नहीं होते बट जेईई मेन में होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर आपने YouTube पर वीडियो देखा होगा, जैसे SHM में आप अगर डैम्पिंग में जाएं तो डैम्पिंग एडवांस का पार्ट ना होकर केवल और केवल मेंस में पूछा जाता है। ऐसे कि हमारा सेमीकंडक्टर POC, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस अगर आप एक बार अच्छे से कर लेते हैं तो ऑब्वियस है कि वो क्वेश्चन तो आप छोड़ नहीं सकते। जैसे कि RBD वगैरह टफ होता है, ठीक है, वो बहुत सारा टाइम हम उसमें देते हैं, उसके बाद भी जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो करने में हमें थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती है। बट ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आप कर पाएंगे इन चैप्टर से क्वेश्चन, जैसे कि ये जो जेईई मेन वाले चैप्टर्स हैं। अब बच्चे, अगर हम बात करें कि हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना टॉपिक कोई टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि रेक्टिलिनियर से हमने स्टार्ट किया तो रेक्टिलिनियर पढ़ेंगे। उसके बाद उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है कुछ, उसको देखेंगे थ्योरी पढ़ने के बाद, और हम देखेंगे कि हमें कितना कॉन्फिडेंस आ पा रहा है उस टॉपिक में। उसके बाद हमारे तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा कुछ जेईई मेन का मटेरियल, जो कि केवल और केवल जेईई मेन पर बेस्ड होगा। उसी टाइप के जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा बच्चे, उसमें केवल और केवल आपका जेईई मेन का डिफ़िकल्टी लेवल हम रखेंगे, ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। और एग्ज़ाम में आपको पता ही है, बच्चे सक्सेस उनको नहीं मिलती जो टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनको मिलती है जो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसा कुछ अपना मटेरियल रखेंगे कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर जाकर सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अपने फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको पता ही है बच्चे कि हमारा ये, अगर हम थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं अगर और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो हम उसके क्वेश्चंस इजीली कर पाते हैं। प्रैक्टिस तो इसमें मांगता ही है, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से DPP होगा, उसमें इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और जो टेस्ट होगा जब हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, उसके बाद आपसे रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा, जो कि हर 2 वीक के बाद एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में क्या करना है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चे, उस 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक तो हमारा होता है PT, एक होता है CT। अब PT और CT में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बताना चाहूँगा, PT होता है पार्ट टेस्ट। मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, रेक्टिलिनियर पढ़ा, प्रोजेक्टाइल पढ़ा, तो उसके बाद एक PT होगा। ठीक, PT में आपका क्या होगा, पार्ट टेस्ट, यानी इन 2 चैप्टर्स का केवल टेस्ट होगा। फिर आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा, उसके बाद और आगे चल के NLM फ्रिक्शन पढ़ा, उसके बाद क्या होगा, फिर एक PT होगा, जैसे वो केवल किसका हो गया, रेक्टिलिनियर का, प्रोजेक्टाइल का हमने टेस्ट दे दिया है। अब हम टेस्ट देंगे रिलेटिव मोशन का और अपने NLM का।
फिर इन 2 का टेस्ट दिए, फिर अपने रिवीजन के लिए बच्चे हम सीटी देंगे, जो कि हमारा कंप्लीट या कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है, जिसमें जितना भी पढ़ाया जा चुका है वो पूरा का पूरा हमसे पूछा जाएगा। फिर आप उसको देंगे, एनालाइज करेंगे, जो भी डाउट आएगा उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट पेपर्स का पीडीएफ विद सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। और जो हमारी डीपीपी और सीट्स हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बच्चे, अगर आपके पास ये 3 महीने हैं, ठीक है, इन 3 महीने में हमें अपना जितना भी मैक्सिमम एफर्ट देना है हमें इन्हीं 3 महीने में देना पड़ेगा। अब जो भी गलतियां हमने किया है पास्ट में, अगर आपने किया होगा उसको भूल जाइए, जो भी गलती हुई उसको आंख बंद करिए और उसको भूल जाइए, ठीक है। ये 3 महीने अगर हमने अच्छे से दे दिया तो हमारा जो सिलेक्शन होगा काफ़ी हद तक श्योर हो जाएगा, अगर ये 3 महीने आपने अच्छे से दे दिए। क्योंकि आज से 1 साल बाद जब आप देखेंगे बच्चे, अगर ये आप हो सकता है पछताएं कि काश मैं 3 महीने अच्छे से मेहनत कर लिया होता, ठीक है। तो ये 3 महीने हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक, एकदम मन लगा के, जितना अपनी खुद से हमें मक्कारी नहीं करनी है, जितना हम अपनी तरफ से जान लगा पाएंगे लगा देंगे, ठीक है। या तो जान लगा देंगे या फिर जाने देंगे, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए। तो ये 3 महीने हम जितना पढ़ पाएंगे, जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे, जितना टेस्ट पेपर सॉल्व कर पाएंगे, हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट मारेंगे। उसके बाद जो भी होता है, ठीक है, अच्छे के लिए होता है, आपको पता ही है। बट इस 3 महीने हमें कभी ये पछतावा ना हो फ्यूचर में कि हमने इन 3 महीने मेहनत नहीं की, फिर ये पछतावा आपको कुछ देने नहीं जा रहा है फ्यूचर में। क्रिबिंग बच्चे कुछ नहीं देता, हमें बस पछतावा एक रह जाता है कि काश उस टाइम हमने पढ़ लिया होता। जब आपका कोई दोस्त किसी अच्छे ट्रिपल आईटी में होगा या फिर किसी एनआईटी में अच्छी होगा और वहाँ की टी शर्ट पहनेगा या फिर अपनी कॉलेज का जो फेस्ट होता है उनके बारे में हमें बताएगा, तो हमें थोड़ा सा पछतावा हो सकता है। इसलिए ये 3 महीने हमें जितना भी अच्छे से आप कर पाएँ, आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको पुट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हुए, प्रैक्टिस करते हुए टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो बच्चों, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, ठीक है, तो ना तो हम यहाँ कोई मोटिवेशन सेमिनार है ये कि मोटिवेट मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। बट और आपको ये पता होना चाहिए कि कोई किसी को मोटिवेट बच्चे कर भी नहीं सकता। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ना, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 1 घंटे 2 घंटे ऐसे ही होता है। बट जो अंदर से मोटिवेशन आती है ना बच्चे की, हाँ मुझे ये करना है, वो बहुत ही लॉन्ग लिव्ड होती है। और वही जो होती है, जो अंदर से मोटिवेशन आती है ना हमारी, वही इंपॉर्टेंट होती है और वही हमें जीवन में किसी चुनौती से लड़ने की ताकत देती है। और ये जो बाहर से मोटिवेशन आती है बच्चे, इसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए आपको पढ़ना है और जितना भी हो सके हमें प्रैक्टिस करना है। और ऐसा नहीं करना है कि हमने कोई ऐसा गोल बना लिया जो हम अचीव ही ना कर पाएँ। हमें ऐसे पढ़ना है कि हमने आज डिसाइड किया, बहुत छोटे छोटे गोल हमें बनाने हैं, जैसे कि 20 क्वेश्चन आज हमने मैथ का करना है, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करने हैं और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको छोटे छोटे गोल, और उसको किसी भी हालत में, चाहे आप 15 क्वेश्चन का गोल बनाइए, चाहे 10 क्वेश्चन का गोल बनाइए, कुछ भी, कितना भी छोटा गोल बनाइए, लेकिन उसको किसी भी हालत में कंप्लीट करके सोना है रात को। चाहे आप 20 का ना बना के 10 का ही बना रहे हैं, ठीक, लेकिन उस दिन जितना आपने बनाया उतना तो आपको किसी भी हालत में करने से पहले सोना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आज 10 किए, फिर 12 करेंगे, फिर 15 करेंगे, ऐसे से 20 क्वेश्चन, फिर 25 क्वेश्चन, ऐसे बढ़ाते धीरे धीरे हम चले जाएंगे। और जितनी मेहनत हमारे बस में है उतनी हम करेंगे। गीता में भी कहा गया है, ठीक है, कि हमारे भाग्य में बच्चे उतना ही आता है, हमारे भाग्य में हमारे कर्म ही आते हैं, जीवन में यही मर्म होता है, ठीक है। जो हम कर्म करते हैं वही हमें मिलता है, सीधा सा फंडा होता है। तो जितना भी हम कर पाएँ अपनी तरफ से उतना करेंगे, जो भी फल होगा वो हम भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बारे में कि क्या होगा रिजल्ट में, कैसा आएगा रिजल्ट, बहुत ज़्यादा सोच के ना तो कुछ मिलना है ना तो कुछ होना है, ठीक है। तो केवल और केवल हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। जो हमारे दिमाग में चलना चाहिए वो क्या चलना चाहिए, कॉन्सेप्ट चलने चाहिए कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और ये रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पैनिक होने से, एनॉक्सियस होने से हमें कुछ नहीं मिलना। तो बेटर है कि हम केवल और केवल बच्चे अपनी चीज़ों के बारे में सोचें, जो हमें पढ़ना है कि आज हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं, आज हम इसको करके ही रहेंगे। कई बार बच्चे होता क्या है कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, जैसे हमारे सिलेबस में कोई चीज़ है, हम मैक्सिमम टाइम अपना इसी में वेस्ट कर देते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि आपका सिलेबस आपको ही पता है काफ़ी लंबा है, ठीक है। अब उसमें सिलेक्टिव चीज़ें ही पढ़नी है,
कि कौन सी आप पढ़िए रिसर्च करते रहिए, बट वो हमारा एक तरह से टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास बच्चे लिमिटेड टाइम है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें रिसर्च नहीं करनी है। हमें भी पता है कि जो चीज़ें कभी कभी क्या होती हैं जिसको आप 80% एफर्ट देके पढ़ते हैं और उससे एग्ज़ाम में 20% आता है, और जिसको आप 20% एफर्ट देते हैं उससे चीज़ें 80% क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, आपने अगर एनालिसिस किसी चीज़ का देखा हो तो आपने देखा होगा डिफरेंट चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को भी हमें फॉलो करना होता है कि कौन से चैप्टर पे हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, किस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस टॉपिक से हमें कम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर एक स्ट्रेटजी बच्चे हम तैयार करके चलेंगे तो हमारे लिए एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा। और आपको एक बात पता होगी कि क्या होता है, एक आपने शायद कहानी सुनी हो कि अगर आपके पास 2 घंटे हैं, ठीक है, और आपको एक पेड़ काटना है, आपके पास एक कुल्हाड़ी है, ठीक, तो जो बंदा था, जो एक समझदार बंदा था, उसने 2 घंटे में से आधे घंटे केवल पेड़ को काटने के लिए यूज किए। ठीक है, और जो 1.5 आवर था उसके पास, उसने जो कुल्हाड़ी होती है उसको धार देने में यूज किए। तो बच्चे हमें ये डिसाइड करना है कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। हमारे पास जो मटेरियल आ रहा है वो प्रिसाइज है और वही पढ़ना है, उसके अलावा फालतू की चीज़ें, जो फालतू के टॉपिक, फालतू की थ्योरी हैं, उसको हम रिफाइन करके उसको अलग कर देंगे और उसको बहुत ही कम टाइम देंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक, तो इस पे हम बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि बच्चे वही चीज़ें हमें एग्ज़ाम में बाद में काम आएंगी। कई बार बच्चे क्या होता है, कई बच्चे शिकायत लेके आते हैं कि सर मन भटकता है, तो कभी कभी बोर्ड पे आप देखते रहते हैं सर 10-15 सेकंड से ज़्यादा एक पॉइंट पर, एक क्वेश्चंस पर अगर सॉल्व हो रहा है तो हम फोकस नहीं कर पाते। तो फोकस का क्या है बच्चे, भगवान ने हमें मन दिया है और मन की टेंडेंसी ऐसी होती है, हम किसी चीज़ पर 10 से 15 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। और सारी चीज़ें भी तो हमारे आसपास देखने के लिए, तो इसलिए वो तो मन की टेंडेंसी है कि हम कभी भी 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डोपामीन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या खुद की डिटर्मिनेशन, जो अंदर से जुनून है, वो हमें लाना पड़ेगा बच्चा, हमें कंसंट्रेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, और ये एक चीज़ है। तो मुझे एक बात याद आ रही है, एक बार क्या हुआ कि मैं एक IPL मैच देख रहा था, उसमें आपका मैच था जो वो था एक मुंबई MI वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, इन दोनों का मैच था। ठीक है, MI और पंजाब का, किंग्स 11 पंजाब का। MI ने बना लिए थे बच्चे 190, पहले इसने बैटिंग की थी MI ने। फिर पंजाब ने क्या किया, पंजाब ने 19 ओवर में बना लिए कितने, इसके थे शायद 192 या 193 समथिंग। इसने 190 रन बना लिए कितने ओवर में, 19 ओवर में। इसके पास बचा 1 ओवर, रन चाहिए इसको 2, जीतने के लिए 2 या 3 रन चाहिए। अब इसने क्या किया, MI ने, इसने हार नहीं मानी। हम लोग होते नॉर्मल सा क्या करते, हार मान लेते कि अब तो इतनी जल्दी अगर उसने 190 बना लिया, यानी एवरेज 10 का है, तो 1 ओवर में 2 रन बनाना तो उनके लिए टफ है नहीं। लेकिन MI ने हार नहीं मानी। MI ने क्या किया, MI ने पहले तीन बॉल पर विकेट, ठीक है, फिर अगली 2 बॉल पर डॉट बॉल। ठीक, फिर लास्ट बॉल में, बहुत ही एक्साइटिंग मैच था, लास्ट बॉल पर पंजाब ने फिर 2 रन बना दिए। फिर मैच क्या हुआ, ड्रॉ हो गया। फिर एक सुपर ओवर हुआ, पहला सुपर ओवर भी ड्रॉ, फिर एक सुपर ओवर हुआ। ठीक है, फिर उस सुपर ओवर में बच्चे कौन जीता, उस सुपर ओवर में जाके पंजाब हमारी जीती। ठीक, तो इससे मोरल ये है कि लास्ट मोमेंट पर कभी भी कोई भी फाइट हो रही है, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक हमें बच्चे फाइट करनी पड़ेगी। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि कोई चीज़, किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ दे के हमने छोड़ दिया उसको, ये तो हमारा कोई मतलब ही नहीं निकलेगा इसका। तो हमें बच्चे लास्ट मोमेंट पर जितना कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप उसको दोबारा देखिए, जितना पढ़ पाइए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसके अलावा कोई चारा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और अगर आप पढ़ेंगे नहीं बच्चे तो ऑब्वियस है बिना मेहनत के संसार में हमें कुछ नहीं मिलता। अब 3 महीने का ये जो कोर्स है, इसमें बच्चे जितना भी हम अपनी तरफ से एफर्ट दे पाएंगे, जितनी भी हमारे अंदर पोटेंशियल है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो यही था। अब हम बच्चे अपना
नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है काइनेमेटिक्स हमारा, काइनेमेटिक्स में पहले रेक्टिलिनियर पढ़ेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, फिर ऐसे आगे चलते रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे और आगे आगे अपना जो भी टॉपिक है उसको करते चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डीपीपी करेंगे और टेस्ट देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ये देख लेते हैं इसकी के साथ कि हम आपको प्रोवाइड क्या क्या करेंगे। ये भी हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि हमें पता तो रहना चाहिए कि हम आगे करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे सबसे पहले तो अपना वीडियो लेक्चर देखेंगे, जो भी चीज़ें उसमें थ्योरी बताई जाएंगी, जो भी उनका आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे उसको देखेंगे ध्यान से। उसके बाद आपको मिलेगा लेक्चर नोट्स। लेक्चर नोट्स में जो बच्चे चीज़ पढ़ाई जा रही है क्लास में, ठीक है, बेसिकली क्लास नोट्स होगी। लेक्चर नोट्स मतलब जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका आपको नोट्स दिया जाएगा इन पीडीएफ फॉर्म। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपको लेक्चर नोट्स दिए जाएंगे। उसके बाद और वो जो लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड करी जाएगी, जैसे लेक्चर 1 के लिए इसका पीडीएफ फॉर लेक्चर 1, फिर इसी तरीके से पीडीएफ फॉर लेक्चर 2, वो आपको, ताकि ये क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, कई बार क्या होता है बच्चे, जब हम सॉल्यूशन या कोई भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम नोट नहीं कर पाते या फिर हमें पॉज करके नोट करना पड़ता है। तो अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि इस टाइम बच्चे हमारा टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट है और वही हमें बचाना है, तो उसको बचाने के लिए आपको बच्चे क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, लेक्चर नोट्स, ताकि आपको नोट ना करना पड़े। उसके बाद सेकंड पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा सीट। जो सीट में आपको क्या दिया जाएगा, जो भी मेंस लेवल के क्वेश्चंस है, ठीक है, उसमें एडवांस लेवल का कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं रखा जाएगा जो आपका टाइम वेस्ट करे, ठीक है, और एनर्जी को वेस्ट करे। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो जेईई मेन के डिफ़िकल्टी लेवल है, जो अभी रिसेंट ईयर में जेईई मेन पूछ रहा है, जैसे पहले क्या होता था बच्चे, पहले एक पेपर होता था, ठीक है, बट इस टाइम 9-10 ऐसे पेपर हो जाते हैं एक एक शिफ्ट में। जैसे जनवरी अटेम्प्ट में 9 पेपर हो गए, 10 पेपर हो गए, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट है, तो बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। इसलिए बच्चे क्या हुआ, अभी अपना जो लेवल है क्वेश्चंस का वो पहले से थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो अब जो रिसेंट पैटर्न पर अपना एनटीए जो भी जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें सीट में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो सीट आपको प्रोवाइड होगी, जो कि आपको लेक्चर के बाद क्या करेंगे, लेक्चर देखिए, लेक्चर नोट्स आपको तो बना बनाया मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं सीट में, फिर सीट बच्चे उसी दिन सॉल्व करेंगे, जो आपको होमवर्क दिया जाएगा सीट में वो आप सीट में सॉल्व करेंगे। और सीट का आपको क्या क्या मिलेगा, इसका टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो सीट मिलेगी उसके साथ साथ आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन एंड वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, ये कब, पहले आप सीट सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है या तो आप टेक्स्ट सॉल्यूशन के थ्रू जा सकते हैं या तो वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू जा सकते हैं। फिर थर्ड आता है बच्चे डीपीपी। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, हमने रेक्टिलिनियर पढ़ लिया, प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया, रिलेटिव पढ़ लिया, अब हमें रिवाइज करना है। तो डीपीपी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि आप जब एनएलएम पढ़ रहे हैं तो डीपीपी 1 उठाएंगे बच्चे, या फिर जब एनएलएम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम अगर आप डीपीपी 1 उठाएंगे तो उसमें आपको प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी सारे चैप्टर्स के जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उनके 2 क्वेश्चन रेक्टिलिनियर का डाल दिया, 2 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का डाल दिया, 2 रिलेटिव का, इस तरीके से, ताकि आपका जो रिवीजन हो वो हैम्पर ना हो। आप एक डीपीपी कर लिए, आपका एक डीपीपी में 2-3 जो प्रीवियस चैप्टर हो चुके हैं वो रिवाइज हो जाते हैं। तो डीपीपी में आपको क्या क्या मिल रहा है, डीपीपी में बच्चे प्रोवाइड करेंगे हम टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशन, इसका भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और हाँ एक और बात, डीपीपी में बच्चे हम इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस रखेंगे, जो कि जेईई मेन में भी इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको पता होंगे। लास्ट 5 जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटीजर टाइप के होते हैं और उनका डिफिकल्टी लेवल जिस तरीके का एग्जाम में होता है सेम डिफिकल्टी लेवल है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम डिफिकल्टी लेवल रखेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा क्यों, क्योंकि बच्चे जो आइडियल चीज़ होती है वो जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल होता है, तो हम बेस्ट स्कोर कर पाते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो डीपीपी में बच्चे आपको इंटीजर टाइप की चीज़ें, जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी मिलेंगे डीपीपी में, और उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन दोनों आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फोर्थ आता है बात टेस्ट की।
तो बच्चे टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट जब आप देंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट ऐसा डिजाइन किया जाएगा, आपको पीटी और सीटी के बारे में बता दिया हूँ, ठीक है। एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ, एक पीटी होता है, एक सीटी होता है। पीटी होता है बच्चे पार्ट टेस्ट, और सीटी होता है आपका कंप्लीट या कंप्रीहेंशन टेस्ट, ठीक है। तो पीटी और सीटी में डिफरेंस क्या है बच्चे, पीटी में एक जैसे आपने रेक्टिलिनियर पढ़ा, प्रोजेक्टाइल पढ़ा, तो इसमें पार्ट टेस्ट में वही 2 चैप्टर्स का केवल और केवल क्वेश्चन आएगा। फिर आपने रिलेटिव पढ़ा, एनएलएम पढ़ा, वही फिर जो पार्ट टेस्ट होगा उसमें केवल और केवल रिलेटिव और एनएलएम आएगा। बट जब सीटी आएगा तो सीटी में चारों के चारों चैप्टर जो भी अभी तक आपने पढ़ा होगा, उस टाइम तक जो भी आपने पढ़ा होगा, वो सारा का सारा सीटी में आपसे पूछ लिया जाएगा। एमसीटी और एमपीटी में बच्चे ये हमारा डिफरेंस होता है। फिर टेस्ट के बाद आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, टेक्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है, टेक्स्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और उसका डिटेल्ड एनालिसिस जो भी होगा एनालिसिस वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद टेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस टेस्ट का, ठीक है। तो उसके बाद जब आपके पास वीडियो सॉल्यूशन और टेक्स्ट सॉल्यूशन होगा तो भी आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए टेस्ट में उस पर आप काम कर पाएंगे कि आपने क्या गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, हम और कितनी अच्छी तरीके से और कितने शॉर्ट टाइम में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ये फ़ायदा होता है बच्चे टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन का। आपको वो मेथड, वो तरीका भी देखना चाहिए जो अप्लाई किया गया है यहाँ, ठीक है। आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन को करने में 10 मिनट ले रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मेथड देखिए कि यहाँ 2 से 3 मिनट में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है और उसी को फॉलो करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। और जो आप जल्दी कर ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक। तो ये आपका वीडियो सॉल्यूशन इस टेस्ट का मिलेगा, पीटी और सीटी का। इतनी सारी चीज़ें बच्चे हम प्रोवाइड करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा और ईजी बना सकता है। उसके बाद यही थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है बच्चे हमारे लेक्चर, सीट और डीपीपी और टेस्ट के बारे में। अब बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम हम वेस्ट ना करते हुए, टाइम वेस्ट तो नहीं है, ये इसलिए बात की गई क्योंकि क्या होता है बच्चे ना, कई बार हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि आखिर हमें करना क्या है। तो ये बात हुई हमारे लेक्चर, सीट, डीपीपी और टेस्ट की। ये हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, कैसे हमारी प्लानिंग होगी, क्योंकि विदाउट प्रॉपर प्लानिंग जर्नी थोड़ी सी टफ हो जाती है। इसलिए हमारे पास अगर प्रॉपर प्लानिंग हो तो हमारा बहुत सारा टाइम सेव होता है और बहुत सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से और थोड़ा इजी वे में कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। अब बच्चे हम बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर ना करते हुए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने काइनेमेटिक्स को, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होगा उसके पहले हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन आखिर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, अगर आपने सुना हो मैकेनिक्स में के अंडर ही ये आता है। तो अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मैं इसको थोड़ा सा हटा के आपको समझाना चाहूँगा। बच्चे जो मैकेनिक्स होता है हमारा, वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कैसे, ये मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स को बच्चे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका डायनेमिक्स, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है बच्चे स्टैटिक्स। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, स्टैटिक्स का मतलब स्टैटिक कंडीशन में हो, रेस्ट में हो। डायनेमिक्स का मतलब डायनेमिक कंडीशन में हो, यानी मूव कर रही है, ठीक है। अब डायनेमिक्स को भी बच्चे फर्दर डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। एक तो आया आपका काइनेमेटिक्स और एक आया आपका बच्चे काइनेटिक्स। अब इसमें छोटा सा ही डिफरेंस है। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है बच्चे, जो काइनेमेटिक्स होता है जैसे कोई चीज़ मोशन की, डायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ, मोशन करेगी, ठीक है। अब जैसे कोई चीज़ जब मोशन करती है तो उस पर या तो कोई फोर्स और टॉर्क लगेगा जिसको हम बोलेंगे कॉज ऑफ द मोशन। तो जो काइनेमेटिक्स है बच्चे, जब मोशन हुआ, मोशन का कोई ना कोई कॉज होगा, ठीक है। मोशन कब होता है, जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करें या टॉर्क अप्लाई करें, आपको पता ही होगा टॉर्क, फोर्स वगैरह।
तो जब हम उस पर कोई फोर्स या टॉर्क अप्लाई करते हैं बच्चे, तो वो होता है कॉज ऑफ मोशन, और मोशन तो हो ही रहा है। तो काइनेमेटिक्स में बच्चे हम केवल और केवल अबाउट मोशन स्टडी करेंगे, ठीक है। और हम इसमें कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें केवल और केवल अबाउट मोशन स्टडी करेंगे, ठीक। काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स में बच्चे हम देखेंगे कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ये डिफरेंस है बच्चे हमारा काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में। तो अभी के लिए हम केवल और केवल पढ़ेंगे अपने मोशन के बारे में, उसके कॉज को हम नेग्लेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि मोशन कैसा हो रहा है, मोशन जब होने लगता है एक बार तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो कंसर्न है वो अबाउट मोशन है, उसके कॉज, जो कि कॉज क्या होता है? कॉज आपको पता है, एक तो हो सकता है फोर्स, ठीक है, और क्या हो सकता है? टॉर्क, ठीक है। इन सब के बारे में बच्चे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे एनएलएम में चलेंगे और आरबीडी में पढ़ेंगे, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें कॉज के बारे में पढ़ेंगे। अभी अभी बच्चे हम केवल क्या करेंगे? काइनेमेटिक्स और जो कि आपका अबाउट मोशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो काइनेमेटिक्स को भी बच्चे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो आपको पता है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर पढ़ेंगे पहला चैप्टर, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे बच्चे अपना प्रोजेक्टाइल, फिर बच्चे हम पढ़ेंगे अपना रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब ये रिलेटिव मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन, ये 3 चैप्टर बच्चे हमारे किस में आएंगे? काइनेमेटिक्स के अंदर आएंगे। उसके बाद अगर रेक्टिलिनियर मोशन की बात करूं बच्चे, तो रेक्टिलिनियर होता है एक लाइन में, यानी 1D मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन बच्चे केवल और केवल अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो एक्स एक्सिस में ही होगा, वाई के अलॉन्ग हो रहा है तो वाई में ही होगा, ठीक है। और अगर ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो जेड एक्सिस में ही होगा। तो रेक्टिलिनियर से जो मोशन होता है हमारा, उसको हम 1D मोशन बोलते हैं, 1 डायमेंशन। ये केवल और केवल 1 डायमेंशन में होता है। जब बात हम करते हैं 2D मोशन की, यानी 2D मोशन का मतलब होता है जैसे कि आपने कोई गेंद फेंक दी, गेंद फेंकते हैं तो वो ऐसे मोशन करती है, कैसा मोशन? इस टाइप से कुछ मोशन करती है, आपको पता है, ठीक है। गेंद अगर हम कोई फेंकें तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। इसमें बच्चे एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व होता है। तो ये आपका कौन सा मोशन हो गया? ये हो गया 2D मोशन। तो इसको हम क्या करते हैं? 2D की कैटेगरी में रखते हैं, 2 डायमेंशनल, ठीक है। 3D के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चे 3D के हम क्वेश्चंस तो करेंगे, बट उसके बारे में बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। उसके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि 3 डायमेंशनल मोशन कैसे होते हैं, बट हमारे सिलेबस के लिए बस 1D और 2D का जो डिटेल एनालिसिस है वो 1D और 2D का है। 3D का कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, बट डिटेल में बहुत नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक। तो आइए देखते हैं, ये 1D हो गया, ये 2D हो गया। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको हटा के आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं हटा रहा हूँ बच्चे। अब हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की, जो कि हमारा चैप्टर है। ये मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दिया ताकि आपको पता रहे कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ बच्चे। जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है उसमें आप ध्यान दें तो कौन सा वर्ड है? मोशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा बच्चे कि रेक्टिलिनियर मोशन, जो आपका मोशन होता है, मोशन क्या होता है, ठीक है। तो बच्चे अगर हम गौर करें मोशन पर, तो मोशन हम किसी चीज़ के, जैसे कि आपको कोई कार जा रही है, ठीक है, तो मोशन किसी चीज़ के रेफरेंस में डिसाइड किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि मोशन जो होता है बच्चे, वो हमेशा कि आप किसके रिस्पेक्ट में चीज़ों को देख रहे हैं। अगर एक कार जा रही है सपोज, ठीक है, तो अगर वो कार जा रही है, ठीक है, और आप उसमें बैठे हैं, ठीक है, आप उसी कार में यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, कार में ही है, यहाँ एक बच्चे बंदा है, ठीक है, वैसे लटका हुआ है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है? अब कार मान लीजिए जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और एक तो बंदा ए है, एक बंदा बी है, और आप यहाँ सड़क पर खड़े हो सी, ठीक है, 3 बंदे हो गए। तो अगर ये वाला बंदा बच्चा बी को देखेगा तो बी कितने से जा रहा है? बी भी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये उसी कार पर है। अब 2 लोग अगर एक ही कार में हैं तो जो ये बंदा होगा, ये इस बंदे को क्या दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा।
तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो बी क्या होगा, बी इज एट रेस्ट फॉर ए, ठीक है, बी इज एट रेस्ट फॉर ए। बट अगर मैं सी, जो कि सी है वो मैं हूं, अगर मैं देखूंगा बच्चे तो जो बी है वही बंदा एट मोशन फॉर सी, ठीक है। तो बच्चे जो मोशन और रेस्ट डिसाइड हो रहा है, आप देख पा रहे हैं ये किसकी वजह से डिसाइड हो रहा है, ये डिसाइड हो रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां से वर्ड आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, यानी हम किसके रेफरेंस में यानी किसके रिस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हैं। तो यहां से आप अगर कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम चीजों को देखते हैं, ठीक। तो यहां से बच्चे मोशन और रेस्ट डिसाइड होता है कहां से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। उसके बाद बात आती है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो क्या होता है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें बच्चे तो फ्रेम, अगर ये दो टाइप के होते हैं आपको पता होगा, एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब अपने एनएलएम में चलेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस आप इतना जानिए अभी के लिए कि वो मोशन या रेस्ट को डिसाइड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में चीज़ों को देख रहे हैं। तो अब मेरा जो मेन चीज़ है जो हमें पढ़ना है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप हेडिंग डालिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे अब हम चलते हैं अपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब अगर बात करें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड बच्चे हम बहुत सारे अपने न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और प्रीवियस ईयर में कैसी चीज़ें पूछी गई हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो अगर आप सपोज यहाँ कोई एक पॉइंट है और ये यहाँ से बच्चे बी तक जाता है, ठीक है, ए से बी तक जाता है, कौन सा पाथ फॉलो करता है, ये पाथ फॉलो करता है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो अगर आप देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस क्या होगी बच्चे, तो डिस्टेंस जो होगी हमारी, अगर इस लेंथ को मैं L मान लेता हूं और इस लेंथ को L डैश, जो इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता है बच्चे एक्चुअल पाथ जो होता है उसकी डिस्टेंस को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसमें, डिस्टेंस हो जाएगी बच्चे L और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आपकी L डैश, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना सा डिफरेंस है कि डिस्टेंस बच्चे जो भी हम पूरा पाथ फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस। ये क्या है, ये L डैश मैंने लिया है, ये मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन A एंड B। अगर आप और ऐसा कोई एग्जांपल लें, सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और ये है आपका कुछ ऐसे घूम घुमा के आप आ रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट B है। तो डिस्टेंस क्या होगी बच्चे, डिस्टेंस होगी ये टोटल जो आपने पाथ ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस में काउंट होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बच्चे ये सीधी सी जो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस है वो आपकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें बच्चे, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है बिटवीन टू पॉइंट्स उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड होता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। जब हम इस पे एग्जांपल करेंगे तो आपको अभी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अभी के लिए बस इतना जानिए कि जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मिनिमम डिस्टेंस, क्या, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट को हम डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करते हैं। तो ये रही बात आपकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस की। अब अगर हम क्या करें, अगर हम उसको, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है आपको पता होगा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर बच्चे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो अगर बच्चे कोई चीज आप मान लीजिए, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस
और ये हो गया बच्चे आपका z एक्सिस। ठीक है, ये हमने क्या माना, कोऑर्डिनेट्स। अब अगर मान लीजिए हम दो कोऑर्डिनेट्स लें एक्सिस मानने के बाद, ये है आपका पॉइंट ए आर ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1 है। ठीक, दूसरा कोऑर्डिनेट है बच्चे आर बी, पॉइंट बी, इसको आप आर ए मान लीजिए, और ये एक मिनट, ये पॉइंट ए हुआ और ये बच्चे आपका पॉइंट बी। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा x1, y1, z1, और जो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा x2, y2, z2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हुआ इसका। अब डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें, मान लीजिए कोई बंदा है या बंदी है, ठीक है, वो ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, जब वो ए से बी तक जा रहा है तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी, ये वाली जो रे है, ये वाली जो लाइन है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड आवर डिस्प्लेसमेंट। तो ए आर ए बी क्या हो जाएगा बच्चे, उसका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, क्या है बच्चे, आर यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। क्या याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट इज आवर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बच्चे हमारा केवल और केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये पाथ पर डिपेंड हमारा नहीं करता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज पोजीशन डिपेंडेंट। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज पोजीशन डिपेंडेंट, सो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज आवर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा। अब बंदे ने क्या किया, यहाँ से चल के यहाँ तक गया, तो फाइनल पोजीशन तो बच्चे क्या हो गई आपकी, बी वाली, और इनिशियल यहाँ से चला था तो आर आई क्या हो गई, ये वाली पोजीशन। ठीक है, तो अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आर फाइनल, इस पोजीशन को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो x, y, z को जो बच्चे हम लिखेंगे तो आर फाइनल क्या है बच्चे, पॉइंट बी का पोजीशन, उसी को आर बी लिख सकते हैं। और इसी को अगर x, y, z को जब आप i, j, k के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, और इसी को अगर आप लिखना चाहें इनिशियल के लिए, आर इनिशियल क्या है, इनिशियल पोजीशन, उसी का क्या है इनिशियल ही आपका पॉइंट ए है, तो आर इनिशियल मीन्स आर ए, और ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आर फाइनल कितना है बच्चे, आर फाइनल है हमारा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, माइनस आर इनिशियल कितना है, आर इनिशियल आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, अब इसको हम सिंपली किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चे, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, तो बच्चे ये वेक्टर फॉर्म हो गया। और सिंपली अगर कहीं पर केवल मैग्नीट्यूड पूछा गया हो तो हम किसी भी तरीके से अपना मिनिमम डिस्टेंस निकालने का ट्राई करेंगे और वही हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। बट जब वो वेक्टर फॉर्म में पूछ ले तो हमें बच्चे ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब बच्चे अब हम बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए, उनकी बात कर लेते हैं। किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं। अच्छा, जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, अगर आप गोल्डन की पॉइंट्स लिख लीजिए, की पॉइंट्स। सबसे पहला की पॉइंट्स आप लिखिए, जो आपका आप लिखिए मत, ठीक है, आपको लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, बस जान लीजिए जो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है, अगर उनकी नेचर की बात करूं तो जो डिस्टेंस होता है बच्चे वो क्या होता है, वो होता है हमारा स्केलर। ठीक है,
डिस्टेंस हमारा स्केलर होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी क्योंकि बच्चे विदाउट बेस ना हमारा जो नींव खड़ी होती है, जो इमारत खड़ी होती है वो बिना बेस के अधूरी है। तो हमें सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत करना होगा, इसलिए ये बेसिक चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो होती है बच्चे वो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये पहला पॉइंट्स। दूसरा ये हो गया अगर पाथ की बात करें तो पाथ बच्चे जो डिस्टेंस होती है आपकी वो पाथ पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि कौन सा पाथ पार्टिकल फॉलो कर रहा है, ये पाथ पर क्या करती है, डिपेंड करती है, पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, ये जो पाथ है इसका, इस पर डिस्टेंस तो डिपेंड करती है। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर हम, तो ये क्या होती है, पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी, ठीक है, ये पाथ से आज़ाद है, यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करती। पाथ जो पार्टिकल यहाँ था यहाँ गया, ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, ये ऐसे बहुत सारे पाथ होंगे। बट जो डिस्प्लेसमेंट आएगी बच्चे वो केवल और केवल मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स होगी डिस्प्लेसमेंट, और ये होती है अपनी पाथ से इंडिपेंडेंट। ये बात हो गई इसकी। अब अगर हम साइन की बात कर ले बच्चे, तो थर्ड जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस, ये बच्चे हमारा हमेशा पॉजिटिव आता है। डिस्टेंस कभी भी आप नेगेटिव नहीं पाएंगे। देखिए इन सब पॉइंट्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कभी कभी बच्चे जब आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस तो डायरेक्ट घुमा के पूछ लिया जाता है कि, जैसे आपको बताऊंगा अभी किस टाइप के क्वेश्चन में पूछते हैं। तो डिस्टेंस बच्चे हमेशा हमारी पॉजिटिव आती है। डिस्प्लेसमेंट हमारी जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस हो सकती है, ये तो ज़ीरो हो गई या तो बच्चे पॉजिटिव हुई, ठीक है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमारी ऐसी होती है। अब अगर बात करें आप फोर्थ पॉइंट की, तो बच्चे अगर कोई पार्टिकल है जो कि केवल रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ऐसे लाइन में जा रहा है, ठीक है, और वो पाथ नहीं चेंज कर रहा है, वो एक यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक गया, ये क्या है, अगर कोई पार्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पार्टिकल है वो रेक्टिलिनियर मोशन में है यानी लीनियर मोशन में है और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, अगर अपनी डायरेक्शन को वो चेंज नहीं कर रहा है तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। कब, जब ये रेक्टिलिनियर मोशन हो एंड पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ओनली देन। और जनरली अगर हम किसी जनरल चीज के लिए लिखना चाहें तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल इज डिस्प्लेसमेंट, ये, ठीक है। ये बच्चे ये जो फिफ्थ है ये जनरल रिलेशन है और ये कब की रिलेशन है, जब पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा हो और वो पाथ चेंज ना कर रहा हो, यानी डायरेक्शन अपना ऐसे ऐसे ना कर रहा हो, ऐसे रेक्टिलिनियर हो, ठीक है, तब के लिए आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। बट ये जनरल अगर आप लिखना चाहें तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको याद करने की कौन सी जरूरत है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं बच्चे ये वाला पॉइंट, अगर आपको मैं दिखाऊं तो मान लीजिए मैंने यहाँ से मोशन शुरू किया, ठीक है, यहाँ से शुरू किया, ठीक, यहाँ तक गया, ए से बी गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ से यहाँ तक गया। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, अगर ये 5 मीटर है तो अगर आपसे मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं बच्चे, अगर ये एक्स एक्सिस है तो अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं मैं तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इस डायरेक्शन में जा रही है सर और ये एक्स एक्सिस है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ कितना, 5i कैप, ठीक है। और आपसे डिस्टेंस i पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो i कैप आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब अगर मैंने पूछ लिया डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस आप बोलेंगे सर ये 5 मीटर केवल पॉजिटिव जा रही है, तो हमने डिस्टेंस 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसी का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मैंने लिया, कितना आया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से 5 आएगा और दोनों बराबर हैं अगर ये पहला पॉइंट केवल रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है और क्या अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। बट अब मान लीजिए यही पार्टिकल यहाँ से ऐसे टर्न ले लिया और इस डायरेक्शन में मुड़ गया और ये कहाँ तक आ रहा है बच्चे, केवल और केवल यहाँ तक सी तक आया, जो कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक। अब आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप क्या करेंगे, सर डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से अगर आप देखें बच्चे, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इन दोनों के बीच की कितनी होगी मिनिमम डिस्टेंस, दैट विल बी 5 माइनस 3 2। अब आपको दिख रहा होगा अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, अब डिस्प्लेसमेंट हो गई बच्चे 2, ये 3 है और ये टोटल 5, तो ये यहाँ से यहाँ तक की 2, यानी अब जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चे वो है आपकी 2i। ये हो गई क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस 5 यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, फिर 3 मीटर ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है बच्चे आपकी 5 + 3, क्योंकि डिस्टेंस हमारी हमेशा पॉजिटिव या 0 आती है, तो 5 + 3 8 मीटर। तो आप अगर ध्यान से देखें डिस्टेंस हमारी 8 मीटर हुई और डिस्प्लेसमेंट 2, तो यानी अब अगर आप ये वाला बेसिकली देखें बच्चे, जो डिस्टेंस आई वो हमारी हमेशा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है बच्चे, जब डिस्टेंस पॉजिटिव है तो हमेशा ऐड ही होगी, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नहीं होती, ये निगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो ये हमेशा क्या ऐड नहीं होगी, ये सब्सट्रैक्ट भी हो सकती है। तो इस केस में क्या हो, 5 - 3 हो गया तो 2i आया, ठीक है। जब ये a से c तक गई तो 2i आया, वो आपकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस हो गई बच्चे हमारी पॉजिटिव होने के कारण 5 + 3 + 5 + 3 दैट इज 8। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी बच्चे डिस्टेंस आई दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 होगा, तो ये 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो बच्चे ये जो आप क्या है, ये हमेशा हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़े से अपने कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ। बच्चे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है, देखिए एक कोई पार्टिकल है ओरिजिन पे है, ठीक है। ये आपका 0,0 है, पॉइंट O मान लो इसको, ठीक है। ये पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 20,0, ठीक है। और ये आपका है पॉइंट C, इसका दिया है -10,0, ठीक है। पार्टिकल का मोशन मैं बता रहा हूँ, पार्टिकल क्या करता है बच्चे, यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। ये क्या है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, फिर एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करिएगा, फिर यहाँ आपको मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो बच्चे अगर यह स्टार्टिंग पॉइंट है तो बोल रहा है जो पार्टिकल है वो कहाँ से, पहले 0 to A गया, ठीक है, फिर A to C गया, ठीक है, यानी और यहाँ से 0 to A गया ऐसे, ठीक है, फिर A to वापस आया और C तक गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों चीज़ें हमसे बच्चे पूछी गई हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 to A फिर A to C वो लौटा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी और डिस्टेंस कितनी होगी। तो सबसे पहले अगर बच्चे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो O क्या है बच्चे, O है आपका IP, IP मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और C क्या है, FP फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये आपकी हो गई फाइनल पोजीशन, क्योंकि 0 to A फिर A to C गया, तो फाइनल पोजीशन, और O आपका इनिशियल पोजीशन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें बच्चे, तो
बच्चे जब हमने अभी पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। फाइनल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट है आपका -10, 0। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो सब कुछ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी आर फाइनल आप लिख सकते हैं -10 आई कैप माइनस आर इनिशियल कितना है, इनिशियल पोजीशन बच्चे ओरिजिन है, यानी इनिशियल पोजीशन विल बी 0 आई कैप, ठीक। तो -10 आई आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस क्या है बच्चे, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, पहले पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ए पर गया, फिर सी पर गया, फिर पहले अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया 0 टू ए, तो ये कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। 0 टू ए गया बच्चे पहले तो 20, फिर ए टू सी जा रहा है, यानी ए से ऊपर लौटा होगा, फिर कितना ट्रैवल किया इसने, फिर 20 ट्रैवल किया, फिर कहाँ पहुँचा ऊपर, फिर ओ से बच्चे ये सी पर जा रहा है, ओ से सी की डिस्टेंस कितनी है 10, फिर ये सारा कुछ पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए हम बच्चे पॉजिटिव को ऐड करते चले जा रहे हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 50 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सारी चीज़ें मीटर में दी हैं, ठीक है, इन मीटर या सेंटीमीटर जो भी आपको पसंद आए रख सकते हैं, यहाँ हमारा उससे मतलब नहीं है, ठीक। तो -10 आई हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया 50 मीटर आपका डिस्टेंस। इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब बच्चे हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा कुछ इसी टाइप से है। अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा, ठीक है, ये इसलिए कराया गया क्योंकि धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हम धीरे धीरे लेवल को अपना बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है बच्चे, ये आप ओरिजिन मान लो ओ, पहले क्या किया, ये गया 4 मीटर, ठीक है, ए पर पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ तक आया बी पर, ये आपका 8 मीटर, फिर बी से सी गया ये आपका 2 मीटर, फिर ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये आपका 3 मीटर, डी पॉइंट, ठीक। ये पार्टिकल बच्चे क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, पहले 0 से ओ से ए आया, इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 मैंने मान लिया है, और x और y अगर आपको देखना है तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक, इस तरीके से, और ये ओरिजिन है। तो क्या किया, पहले ये 0 टू a आया स्ट्रेट लाइन अलोंग द x एक्सिस, फिर बच्चे नीचे की तरफ गया, यानी a से b आया 8 मीटर, फिर ये b से c गया 2 मीटर, फिर ये c टू d गया, और ये उसका फाइनल पोजीशन हो गया। तो यहाँ इसको फाइनल पोजीशन मैं नाम दे देता हूँ, और ये आपका हो गया इनिशियल पोजीशन। इसमें क्या पूछा, वही पूछेगा, क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो आप इसको एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, पॉज करके ट्राई करिए, ठीक है, क्योंकि बिना आप खुद से एक बार अटेम्प्ट किए क्वेश्चन को इतनी अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, इसलिए सबसे पहले एक बार पॉज किया करिए, खुद से ट्राई किया करिए, फिर मैं यहाँ बता ही रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा बच्चे, देखिए किसी को आप 1 दिन या 2 दिन में जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या होता है, हमें चीज़ों को बेसिक से उठाना होता है, ठीक है, फिर जैसे ही 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, फिर चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं, आप क्वेश्चन को हिट करने लगते हैं मेरी अप्रोच से, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो बच्चे आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी क्योंकि क्यों हमने इतनी बेसिक्स पर इतना फोकस किया। बच्चे इस बेसिक्स पर हम इतना फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक आपका बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होगा, आपको सिंपल फार्मूले ही नहीं याद होंगे, तब तक हम आगे के क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसलिए बेसिक पे मैं थोड़ा ज़्यादा जोर देता हूँ, ताकि आपको अभी भी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कि चीज़ों को बेसिक पर इतना फोकस क्यों किया गया था, क्योंकि तब आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसलिए ये बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक। तो अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट ये हो गया आपका और डिस्टेंस ये हो गया, ठीक। अब आइए देखते हैं, अब अगर बच्चे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक है। तो अगर आप देखें
तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। अगर इसका 0,0 कोऑर्डिनेट है तो इसका आप लिख सकते हैं 4,0। इसका बच्चे b का आप लिख सकते हैं x एक्सिस पे 4 है और ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब निगेटिव y एक्सिस की तरफ चला, क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस तो ऊपर है। तो आप इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे, -8। इसका अगर ध्यान दें बच्चे तो ये 2 मीटर है, 4 मीटर इस साइड गया, 2 मीटर फिर वापस आ गया, यानी जो x डायरेक्शन में चला ये 2 मीटर चला पॉजिटिव में। तो ये 2 कामा ये y कितना है, -8, तो ये 2 कामा -8 होगा। आइए d की बात कर लेते हैं। तो d जो है बच्चे ये इसके जस्ट ऊपर है, तो यानी x एक्सिस तो 2 ही होगा। y की बात करें, 8 नीचे आया, 3 ऊपर चला गया, यानी टोटली इस डायरेक्शन में कितना आया है, 5, यानी -5, क्योंकि x एक्सिस के तो नीचे ही है। तो इसको आप 2, -5 लिख सकते हैं। सिंपल सा, आई थिंक ओरिजिन तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं। तो आइए देखते हैं आर फाइनल आप लिखते हैं। तो आर फाइनल बच्चे है 2, -5, यानी 2i -5j। ठीक है, ये हो गई आपकी फाइनल पोजीशन। x है 2 तो 2i लिखा। देखिए x i कैप, y के लिए yj कैप एंड z के लिए zk कैप। तो यहाँ ये x है, ये y है, तो 2i कैप -5j कैप माइनस इनिशियल पोजीशन बच्चे आपका ओरिजिन पे है, तो 0i + 0j, सिंपल। ठीक है, तो जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट आया कितना आया, 2i -5j कैप। ठीक, तो बच्चे ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस हमेशा बच्चे हमें पता है पॉजिटिव होती है और वो पाथ ट्रेवल पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन अ पाथ ट्रेवल, यानी वो पाथ पे डिपेंड करेगी कि कैसे घूम घुमा के हम डी पर पहुंच रहे हैं। तो अगर ये डी पर देखें तो ये 4 मीटर चला, पहले 4, फिर ये 8 मीटर चला, फिर ये 2 मीटर चला और सब पॉजिटिव है क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। 4, 8 एंड 2, 3, यानी 4 + 8 + 2 + 3 सब डिस्टेंस को पॉजिटिवली ऐड करते हैं क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, अब बात करते हैं बच्चे डिस्टेंस की। तो ये कितना है, 4, ये 8, 2, 3, 17 मीटर। तो डिस्टेंस सिंपली 17 मीटर आ गई। कहीं भी बात बच्चे आप डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस टाइप से अगर क्वेश्चन होगा तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी पूछ सकता है, तो डायरेक्शन भी हम आगे बात करेंगे कैसे बताते हैं। तो ये बेसिकली आ गया 2i -5j। इसको आप नोट करिए बच्चे, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन, टेक योर टाइम। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए बच्चे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए ये कोई x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस। ठीक है, एक पार्टिकल है यहाँ पर और इसका 5,0 दिया गया है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल है बच्चे क्या किया, ये यहाँ से चला, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, सर्कुलर आर्क, ये आपका है सपोज 0,5। ठीक है, कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो किया जो कि आपका सर्कुलर है। उसके बाद क्या किया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है। ठीक, ये ऐसे ट्रेवल करता हुआ यहाँ पर पहुँच गया। कहाँ से आ रहा है, A to B जा रहा है, ये जा रहा है A to B, यानी इनिशियल पोजीशन आपको हो जाएगी A और फाइनल पोजीशन हो गई आपकी B। ठीक, इतनी चीज़ें हमें दी हुई हैं बस। अब क्या बोला है बच्चे, अब बोला है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस। ठीक, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस। तो यहां से अगर आप देखें बच्चे तो डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है और डिस्टेंस की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, हमने पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। और आर फाइनल की अगर मैं बात करूं तो बच्चे ये फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट है 0,5, यानी 0i कैप + 5j कैप माइनस इनिशियल पोजीशन बच्चे 5,0 है, तो ये 5i कैप
प्लस 0 जे कैप, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इसका जो बच्चे 0 + 5 है इतना हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट्स मैंने जब हमें इसके ये पते हैं तो मैं कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ आई और जे के फॉर्म में, तो ये लिख दिया। तो अगर हम बात करें और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा बच्चे -5i + 5j, ठीक। ये हो जाएगा बच्चे आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ये इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कौन सी लाइन होगी बच्चे, ये वाली, कौन सी, ये वाली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये तो आपका डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, और ये वाली जो एरो गई है ये हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। और आप ऐसे भी देखिए, अगर आप इस डायरेक्शन में गए तो कंपोनेंट लेंगे तो वाई कंपोनेंट इस वाले रेड एरो का वाई डायरेक्शन में होगा, ये वाला एक्स डायरेक्शन में होगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ ये नेगेटिव है और ये ऐसे पॉजिटिव है, ठीक। इस तरीके से आप कनेक्ट करते हैं धीरे धीरे। तो आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर लिए हम, अब डिस्टेंस की बात करते हैं। तो बच्चे डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड होता है, तो एक्चुअली पाथ ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, और कोई भी बच्चे सर्कल होता है उसका पूरा का पूरा जो ये पेरीमीटर होता है कितना होता है, 2πr, ठीक है, 2πr यही तो होता है। अब इसमें ये यहाँ है, ये क्या है, 1/4 ऑफ द सर्कल, ये वाला पेरीमीटर कितना है, ये 1/4 ऑफ 2πr है। तो पेरीमीटर टोटल 2πr है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr बाई कितना पार्ट है इसका, इसका 1/4 है, ये वाला पार्ट इसका 1/4 है, तो ये 2πr बाई 4। 2πr, r क्या है बच्चे, r है रेडियस, रेडियस दी है 5, तो 5/4 या फिर 5π/2, ठीक है। अब मीटर वगैरह जो भी यूनिट दी हो, यूनिट्स की तो बात हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो मीटर में दिया हो तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर, डेकामीटर में दिया हो तो डेकामीटर, ठीक है। इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा लेवल में ऊपर करता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक कोई पर्सन है यहाँ पर, ठीक, ये यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से फाइनली यहाँ गया, ठीक है। ये बच्चे जो दिया है डिस्टेंस, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर, ठीक, और ये 4 मीटर है, और ये बच्चा आपका 3 मीटर, ठीक। तो अगर हम बड़े ध्यान से देखें बच्चे, ये 3 है, ये 4 है, तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिलाऊँ, और ये आपका क्या, ये इसको आई नाम दीजिए क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, और ये आपका फाइनल पॉइंट एफ, ठीक है। तो बच्चे इसमें क्या होगा, ये पूछ रहा है, कोई पर्सन है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, इस पाथ को फॉलो किया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, और फिर यहाँ से यहाँ, और फाइनल पोजीशन एफ पर वो पहुँच गया। तो अगर हम बात करें बच्चे, इसमें डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। आइए देखते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 3 मीटर है ये वाला, और ये 4 मीटर 4 मीटर, ठीक। तो अगर हम ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम इस पॉइंट को इनिशियल पोजीशन से मिला सकते हैं, कैसे, कुछ इस तरीके से, ठीक। ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये आपके बच्चे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, अब अगर ये डिस्टेंस हमें निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, हम इसको कुछ इस तरीके से मिला सकते हैं, ठीक है। 90 डिग्री मान लिया हमने। हमें ये जो हाइपोटेनस, अगर हमें IF पता चल जाए, इसको आप कुछ M नाम दे दीजिए, तो यही IF ही क्या हो जाएगी बच्चे, आपकी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हमारी क्या होती है,
डिस्प्लेसमेंट। ठीक, उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये वाला भी आपका हो जाएगा 4 मीटर, क्योंकि ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर, और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ देखिए ये 4 मीटर है, तो ये भी हम 4 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये इतनी बात हमने बच्चे, सिंपल ज्योमेट्री हमें पता है, तो वहाँ से हमने इसको कर लिया। अब अगर कोई बात करें बच्चे इन ट्रायंगल IFM, ठीक है, इन ट्रायंगल IFM क्या बोल सकते हैं हम, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, IF होगा, तो IF स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है बच्चे आपका FM स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर। FM कितना है बच्चे, FM जो है आपका 3 + 4 7, तो यहाँ से 7 स्क्वायर हुआ, प्लस IM कितना है 3 and 4 7, ये भी आपका 7 स्क्वायर हुआ, तो यहाँ से हम डायरेक्ट IF लिख सकते हैं 2 7 स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, यहाँ हमें मीटर में दिया है, डेका मीटर में नहीं दिया है, तो इसको हम किस में लिख लेंगे, 7√2 मीटर। ये हो गया बच्चे आपका डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब हमसे डिस्टेंस की बात की गई है, तो डिस्टेंस भी देख लेते हैं। डिस्टेंस होता है बच्चे एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, तो एक्चुअल पाथ ये कितना ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया 3 मीटर, तो आपने 3 लिखा, फिर ये यहाँ से यहाँ गया कितना 4, फिर यहाँ से यहाँ 4, ठीक है, फिर यहाँ से ये यहाँ पर गया, और वो भी आपका कितना है 3 मीटर है, और हम ऐड करते चले जाएंगे विथ पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 4 4 8 6 14 मीटर। तो यहाँ से बच्चे हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो डिस्टेंस आई है 14 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आ गई आपकी 7√2। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन। चलिए बच्चों, ये आपका है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, ठीक है, बट आपने, मुझे पता है आप पढ़ चुके हैं क्या, RPD। तो RPD में बच्चे या तो आप 12th के होंगे अगर आप इसे देख रहे होंगे, या तो आप 12th पास आउट होंगे। तो इसमें बच्चे RPD हमने पढ़ा है, तो इसमें एक RPD का छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज है बस, और सारा का सारा जो खेल है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टॉपिक से हमारा। तो इसमें अगर आपको ये पता है कि कोई चीज़ कब रोल करती है विदाउट स्लिपिंग, व्हेन v इज इक्वल टू r ओमेगा। उसके बाद पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। अगर बच्चे आप ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपका मिस हो जाए जेईई मेन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक से। ठीक, तो ये देखते हैं कैसे करेंगे बच्चे। इसमें पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। तो अगर हम ध्यान दें, व्हील स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, वो कब करता है, सपोज मैंने मान लिया ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, और इसकी जो सेंटर की वेलोसिटी है v होगी। ठीक है, ये हमें पता है। फॉर नो रोलिंग v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये चीज़ हमें पता है। अब क्या होगा बच्चे, जब ये ऐसे घूमेगा तो किसी टाइम t बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, और पूछ रहा है कब, अ व्हील ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड ऑन ग्राउंड पे रखा गया, एंड इट्स कॉन्टैक्ट पॉइंट इज P। इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है, P। इफ व्हील स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब v इज इक्वल टू r ओमेगा एंड कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन। हाफ रिवोल्यूशन का मतलब बच्चे फुल रिवोल्यूशन जो होता है वो कैपिटल T टाइम में होता है, तो हाफ रिवोल्यूशन T/2 टाइम में होगा। कंप्लीट्स अ हाफ रिवोल्यूशन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। बच्चे जब ये स्टार्ट करेगा रोल करना, तो जब ये पॉइंट P वापस यहाँ आ जाएगा तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, ऐसे रोल करता हुआ जाएगा। ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, यानी ऐसे जाएगा, जाता रहेगा। किसी टाइम पर ये P वापस जब आ जाएगा तो वो ये P वापस जब यहाँ कर P हो जाएगा तो वो होगा हमारा कंप्लीट रिवोल्यूशन। बट बात की गई है हाफ रिवोल्यूशन की, यानी हाफ रिवोल्यूशन में क्या होगा, ये यहाँ गया ऐसे पॉइंट P, फिर P यहाँ पर पहुँच जाएगा। जब बच्चे पॉइंट P अपर मोस्ट पॉइंट पर होगा तो उस टाइम ये कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा, और फिर जब P फिर से लोअर मोस्ट पॉइंट पर आ जाएगा तो वो 1 रोटेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बट बात की गई है हाफ रिवोल्यूशन की,
तो यानी हाफ रिवोल्यूशन मतलब P अपर मोस्ट पॉइंट पर गया। अब अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बच्चे यही इनिशियल पोजीशन ये हुई, ठीक है। आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन फाइनल पोजीशन आपकी ये हो गई। तो ये जो आ रही है बच्चे, यही तो पॉइंट P की डिस्प्लेसमेंट होगी। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखा रहा हूँ, यही बच्चे आपके पॉइंट P की डिस्प्लेसमेंट होगी। कौन सी? ये ब्लू लाइन, पॉइंट P की डिस्प्लेसमेंट ये हुई, ठीक। अब इसको कैसे निकालेंगे? अगर ये बच्चे अपर मोस्ट पॉइंट है और हम ध्यान से देखें, अगर ये रेडियस इसकी r है तो ये इसका क्या हो जाएगा? डाया, और इसकी जो आएगी ये 2r हो जाएगी, ठीक, सिंपल। अब बात करते हैं इसकी। अब हमें जरूरत पड़ी बच्चे ये x, ये जो 2r आया है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन हमने x मान लिया, y डायरेक्शन हमने इन y डायरेक्शन y मान लिया, yj। यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंपल सा। तो अगर आप y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखें बच्चे पॉइंट P का, तो कितना है? 2r, ठीक। तो मैंने क्या लिखा? यहाँ लिख लिया 2r j कैप। अब आइए देखते हैं x डायरेक्शन में निकालेंगे कैसे। तो बच्चे x डायरेक्शन में तो जो इसने डिस्प्लेस हुआ है पॉइंट P, ये इतना हुआ है, ठीक। हाफ रिवोल्यूशन बोला है, यानी अगर इसकी वेलोसिटी v है बच्चे इस डायरेक्शन में, तो x कितना लिख सकते हैं हम? x लिख सकते हैं v इंटू t/2। ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, टाइम t/2 है, क्योंकि हाफ रिवोल्यूशन की बात की गई है, तो x विल बी v इंटू t/2। अब आइए देखते हैं t क्या होता है बच्चे? t होता है हमारा 2π/ओमेगा और v होता है r ओमेगा। तो मैंने r ओमेगा लिखा एंड t की जगह 2π/ओमेगा अपॉन 2 है पहले से, तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल, इस ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल। तो x डायरेक्शन में बच्चे जो डिस्प्लेसमेंट आई हमारी कितनी आई? r π। तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट r π आई, तो x इज इक्वल टू r π। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? हम यहाँ लिख लेंगे r π i कैप, ठीक। ये बच्चे थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद r की बात करें, इतना आया y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, हाफ रिवोल्यूशन के बाद हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, तो यहाँ आया। अब बच्चे ये x हुआ, ये y हुआ, y। तो जो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट का आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे? ये हो जाएगा बच्चे r स्क्वायर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। आपको ये फार्मूला पता है कैसे? ये फार्मूला होता है ना, किसी भी वेक्टर का अगर बच्चे हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और वेक्टर i j k के फॉर्म में है, ठीक है। इसी के साथ साथ बच्चे मैं आपको फार्मूला भी रिवाइज करता चलूँगा, जो भी हमारा फार्मूला रिलेटेड है सब हम रिवाइज भी करते चलेंगे साथ साथ। तो ये आपका r वेक्टर और ये हो जाएगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये होता है बच्चे मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का, अगर i j k के फॉर्म में दिया हो तो जो उसका मैग्नीट्यूड आता है बच्चे हमारा इतना आता है, ठीक। तो यहाँ से आप देखिए, तो ये तो i j के फॉर्म में लिखा था, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ax होगा ये, तो अंडर रूट ax स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये सॉरी ये r बाहर आके आर स्क्वायर ना हो के r होगा, और ये अंदर गया तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 2r स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, तो यहाँ r बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन, टेक योर टाइम। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 1 करोड़ रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें बच्चे क्या पूछा है? अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू साउथ एंड 20 मीटर ड्यू ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच कैफे फ्रॉम हिज होम, ठीक है। एक बंदा है, वो जा रहा है बच्चे किसी कैफ़े पर, ठीक है, किसी से मिलने, और अपने घर से जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस जो कैफ़े की होगी उसके घर से वो कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ठीक। तो आइए देखते हैं। अब बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे जब दे दिया हो नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम बच्चे इसको नॉर्थ मान लिया, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको बच्चे क्या माना? वेस्ट, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन हमने एज्यूम कर ली, ठीक है। ये हम कहाँ मानते हैं? ये जब हमें व्हाइट बोर्ड पर या फिर किसी प्लेन पेपर पर मानना होता है तो कुछ इस तरीके की डायरेक्शन मानते हैं।
अदरवाइज आपको पता है ये नॉर्थ, ये कौन सा हो गया, अगर ये ईस्ट है तो मेरे पीछे वेस्ट, और ये आपका साउथ हो गया, ये नॉर्थ। ठीक है, तो ये तब की बात हुई, बट जब हम किसी पेपर पर मानते हैं बच्चे इस टाइप से मानते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं, सबसे पहले अगर बात करें 20 मीटर ड्यू साउथ, तो क्या किया इसने, अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। मैंने कोई पॉइंट माना, उसका हाउस है ये, ठीक। यहाँ से उसने क्या किया बच्चे, हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो नॉर्थ कहाँ है बच्चे, हमने माना है अपवर्ड, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया कितना, 50 मीटर, ठीक। उसके बाद 40 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो ये गया बच्चे 40 मीटर ईस्ट में, ठीक है, यहाँ पहुँचा। अब बात की है उसने एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, फिर उसने साउथ, साउथ कहाँ है बच्चे, साउथ है आपका इस डायरेक्शन में, तो ये बंदा भी कहाँ चला, इस डायरेक्शन में, कितना 20 मीटर, तो मैंने इसको नाम दिया 20 मीटर। अब ये तो उसका हाउस हो गया, और वो कहाँ पहुँच चुका है, कैफे पर, तो इसको मैंने क्या नाम दिया बच्चे, कैफे। अब आपसे पूछा क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ कैफे फ्रॉम होम, तो बच्चे डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है टोटल पाथ ट्रेवल्ड। तो पाथ बच्चे इसने कितना ट्रेवल किया है, आप अगर ध्यान से देखें, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, टोटल पाथ जितना उसने ट्रेवल किया है। ये यहाँ से यहाँ तक गया 50 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 40 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 20 मीटर। तो बच्चे जो उसने टोटल ट्रेवल किया है वो होता है 50, फिर 40, फिर कितने ट्रेवल किया 20, तो टोटल पाथ ट्रेवल्ड हो गया आपका 110 मीटर, और यही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन। फाइनल तो ये पोजीशन है, इनिशियल है आपका हाउस, इसके बीच की मिनिमम जो डिस्टेंस होती है बच्चे उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर ये जो मैं ब्लू लाइन से आपको दिखा रहा हूँ, यही हो जाएगा आपका क्या, यही हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चे। अगर ये 40 मीटर है तो इसको मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 40 मीटर, ठीक है, ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 40 मीटर। अब ये टोटल 50 है, ये 20 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 50 माइनस 20, ये बच्चे जो है आपका 30 मीटर, ये वाली 30 मीटर हो गई, ठीक। अब अगर आप देखें तो एक ये क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो अगर ये 40 ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ब्लू वाला जो मैं ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल माने बच्चे, तो अगर ये 40 ये 30 है, तो अगर आप इसको x मत मानिए, कुछ l मान लीजिए, ठीक है, तो l कितना हो जाएगा अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा l पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो जाएगा आपका 40 30 और ये कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो बेसिकली जो आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बच्चे वो आ रहा है 50 मीटर। अगर आपसे कोई डायरेक्शन, मान लीजिए आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो कभी कभी इसमें डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं। तो डायरेक्शन बच्चे हम कैसे निकालेंगे, ये एंगल आप थीटा मान लीजिए, ठीक है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर इज 30, बेस इज 40, तो 30/40 या 3/4, तो थीटा हो जाएगा आपका 37। तो अगर आप इसको बच्चे विथ डायरेक्शन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। ये कितना है, ये है बच्चे, ये डायरेक्शन जो है ये आपकी है नॉर्थ, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है ईस्ट, ठीक है। तो ये आप बोलेंगे 50 मीटर कितने एंगल पे है, ये वाला, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये वाला, ये कितने एंगल पे है, ये है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखिए कैसे, ये इस डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये ईस्ट से 37 डिग्री पर है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो आप क्या लिखेंगे 50 मीटर के बाद अगर डायरेक्शन लिखना चाहेंगे तो 37 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक। ये आपका डायरेक्शन के साथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे लिखा बच्चे, ये डिस्प्लेसमेंट हमने देखा ये, और ये ईस्ट डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट बच्चे इस डायरेक्शन में है, तो ये हो गई थीटा की वैल्यू हमने निकाली 37 आई, तो हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट इज एट 37 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ की ओर है, ऑफ ईस्ट,
ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या नॉर्थ। अब इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो अगर नॉर्थ और ईस्ट के टर्म में पूछें तो आपको डायरेक्शन बतानी आनी चाहिए। ठीक है, कैसे बताएंगे? मान लीजिए कोई डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है आपका, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे, ये आप मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी हो गई एफ, फोर्स है कोई, और अगर ये थीटा है, ठीक, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? जो फोर्स है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज एट एंगल थीटा नॉर्थ, थीटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ये क्या है? ये है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इट इज एट एंगल थीटा नॉर्थ, फिर कहाँ हुआ एंगल थीटा, ये बच्चे ईस्ट ये है और ये है नॉर्थ साइड, यानी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर आप मान लीजिए आर, तो ये आर वेक्टर को अगर आप बोलना चाहें अल्फा, तो कैसे बोलेंगे? इट इज एट अल्फा एंगल वेस्ट ऑफ साउथ। क्या बोलेंगे? इट इज एट वेस्ट ऑफ, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, आप जब यहाँ से साउथ से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे तो ऐसे जा रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर वेक्टर मिला तो इट इज एट वेस्ट, कैसे? एट अल्फा वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक, तो इस तरीके से बच्चे हम जब भी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ, या फिर जो भी चीज़ें हैं जो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के साथ बोलते हैं, हम इसी तरीके से बोलते हैं। तो आर कैसे हो जाएगा? आर इज एट एंगल थीटा वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, इस तरीके से हम इनको बोलेंगे। तो इसी के साथ बच्चे ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और हम एक क्वेश्चन और करते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस से। तो आइए देखते हैं बच्चों, मान लीजिए कोई ग्राउंड है, ठीक है, 3 लड़कियां हैं यहाँ पर और वो स्केटिंग कर रही हैं। इसकी रेडियस मान लीजिए, सर्कुलर ग्राउंड है, रेडियस आर मान लीजिए। ठीक है, 3 लड़कियां हैं, उनका नाम है ए, बी एंड चमेली। ठीक है, तो ए, बी एंड चमेली, वो तीनों क्या करेंगी बच्चे? यहाँ से ये पहले ने यहाँ पर गया, ठीक है, ये दोनों का फाइनल पोजीशन है और दोनों का ये इनिशियल पोजीशन है यहाँ पर। दूसरी जो बी है वो ऐसे गई और ये ऐसे, यानी ये वाला पाथ हो गया आप मान लीजिए ए का, ये वाला पाथ हो गया बी का और ये वाला पाथ हो गया सी का। ठीक है, यानी चमेली का। तो आप ये बताइए डिस्प्लेसमेंट तीनों के केस में कितनी होगी? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल 3 गर्ल्स। ठीक है, यानी तीनों लड़कियों का बच्चे आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चे। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है? डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। तो बच्चे अगर ये आप देखें, ये पॉइंट इनिशियल है और पेरीफेरी पर ये पॉइंट आपका फाइनल है, और कुछ इस तरीके से है कि ये जो दोनों पॉइंट है ये डायमेट्रिकली अपोजिट है, ये भी आपको दिया हुआ है। तो क्या होगा आइए देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है बच्चे, जो ये आई एफ हो गया, ये है आपका डायामीटर, और डायामीटर अगर रेडियस आर है तो डायामीटर 2r होगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे हमारा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये पाथ पे अगर कोई भी पाथ फॉलो करे, ये जो है पहली लड़की ये ऐसे गई, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, ये मैटर नहीं करता कि किस पाथ को फॉलो कर रही है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चे वो पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, वो केवल और केवल हमारी फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ था पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट यहाँ हुआ, और इनको ऐड करने वाली चीज़ जो है वो सेंटर से पास हो रही है। तो ऑब्वियस है कि तीनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r। और डिस्टेंस में भी एनीथिंग, डिस्टेंस हमसे पूछा नहीं गया, जब पूछा होगा तब हम उसके बारे में सोचेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट बच्चे ये हो जाएगा तीनों का 2r।
इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बार बार नोट करने के लिए कह रहा हूँ, वैसे इसका जो भी लेक्चर का PDF है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बट अगर आप कुछ नोट करना चाहें, खुद से नोट्स बनाने की इच्छुक हो तो बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं, बट आपको PDF तो इस लेक्चर का प्रोवाइड किया ही जाएगा, ठीक है। इसको